क्वेश्चन में गिवन है कि एक पार्टिकल स्लाइड्स डाउन द फ्रिक्शनलेस पैराबोलिक पाथ। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पार्टिकल है जो एक पैराबोलिक पाथ से स्लाइड करते हुए मूव कर रहा है। तो पैराबोलिक जो पाथ है हमारा वो ट्रैक ए बी सी यहाँ तक ही पाथ है। ओके, इसके आगे पाथ नहीं है, सिर्फ हमारा जो पैराबोलिक ट्रैक है वो ए टू बी और बी टू सी तक ही लिमिटेड है। Starting from the rest at point A as shown in the figure, the point B is a vertex of the parabola and point C is at the height less than that of point A. After C, the particle moves freely in the air and is a projectile. If the particle reaches the highest point at P, then ओके, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अब हमें टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट पी बी और हाइट एट पी एंड ए कंपेयर करना है। तो उसे अंडरस्टैंड करने के लिए पहले चलिए चलते हैं कि पार्टिकल जो है किस तरह का मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पहले इस पैराबोलिक ट्रैक का नेचर अंडरस्टैंड करना होगा। ये जो पैराबोलिक ट्रैक हमें प्रोवाइडेड है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा गया है कि इट इज अ फ्रिक्शनलेस यानी इस पैराबोलिक पाथ पर किसी भी तरह का फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। तो फ्रिक्शनलेस होने के कारण जो पार्टिकल इस पैराबोलिक ट्रैक पर मूव करेगी, हर इंस्टेंट पर इसके मोशन के दौरान हर इंस्टेंट पर इस पैराबोलिक पाथ पर, इस पैराबोलिक ट्रैक पर फ्रिक्शनलेस होने के कारण इसकी जो टोटल एनर्जी होगी पार्टिकल की वो हर जगह कंजर्व्ड रहेगी। ओके, उसकी जो टोटल एनर्जी होगी पार्टिकल की वो हर जगह कंजर्व्ड रहेगी। तो आप ये कह सकते हो कि टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट P is equals to total energy of the particle at B is equals to total energy of the particle at A। तो हमारा जो ऑप्शन है जैसे कि यहाँ पर ओके, जैसे कि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो स्लाइड करते हुए इस फ्रिक्शनलेस ट्रैक पर मूव करेगा, देन यहाँ पर भी हर इंस्टेंट पर टोटल एनर्जी जो है हमारी कंजर्व्ड रहेगी। और जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में किसी भी तरह का एयर रेसिस्टेंस के बारे में भी यहाँ पर किसी का जिक्र नहीं है। सो आगे भी जब पार्टिकल इस पैराबोलिक पाथ को छोड़कर जब अपना वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगी आफ्टर क्रॉसिंग सी, उस टाइम पर भी पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होगी वो कंजर्व्ड रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट B इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट A। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो ट्रू हो जाएगा। ओके, कमिंग टू ऑप्शन मूविंग फर्दर, जब आप यहाँ पर देखोगे कि जो पार्टिकल है यहाँ पर इस पॉइंट पर जो पार्टिकल जो है हमारा रेस्ट पर है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा गया है कि एट पॉइंट ए इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। देन इस केस में जो पार्टिकल की टोटल एनर्जी होगी यहाँ पर वो जो है पूरी की पूरी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगी। मतलब पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होगी वो पूरी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगी, उसके रूप में प्रेजेंट होगी, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में प्रेजेंट होगी। तो जैसे कि पार्टिकल अब नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा, उसकी जो है टोटल एनर्जी जो है वो थोड़ी काइनेटिक एनर्जी और थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्टेड होगी। ओके, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी वो नीचे आने के कारण यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी डिक्रीज करती हुई चली जाएगी और यहाँ से नीचे की ओर बढ़ने के कारण यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती चले जाएगी। वेलोसिटी के इंक्रीज होने के कारण हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज होती चली जाएगी। और जब वो पार्टिकल पॉइंट बी पर पहुंचेगी देन उस टाइम पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल की वो मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो पार्टिकल की जीरो होगी, मिनिमम होगी। तो जब मैं पार्टिकल बी के यहाँ टोटल एनर्जी की बात करूँ तो जो पार्टिकल बी के यहाँ पार्टिकल की टोटल पॉइंट बी के यहाँ जो पार्टिकल की टोटल एनर्जी होगी वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। तो जब ये पार्टिकल अपना मोशन कंटिन्यू करते हुए ऊपर की तरफ और पॉइंट सी की तरफ मूव करेगा, देन उस टाइम पर भी हमारी जो हाइट है वो इंक्रीज होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होती चली जाएगी और वेलोसिटी डिक्रीज होती हुई। तो आप एट पॉइंट सी जो है पार्टिकल, उसके बाद ट्रैक जो है कंटिन्यू नहीं हो रहा, सो इसके कारण जो हमारा पार्टिकल होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देगा।
तो इस टाइम पर ये जो एट पॉइंट सी जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा, वो प्रोजेक्टाइल मोशन का वेलोसिटी बन जाएगा और जो यहाँ पर वेलोसिटी का एंगल वेलोसिटी वेक्टर का जो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से, वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बन जाएगा। तो जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बनने के बाद जब वो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन मूव परफॉर्म करते हुए हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपको लगेगा कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। नहीं, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हुई। यहाँ पर जो है पार्टिकल पी के यहाँ जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होती है, वो यहाँ पर जीरो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी होगी, वो जीरो के बराबर नहीं होगी। तो इसके कारण एक पॉइंट भी जो है टोटल एनर्जी हमारी, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब यहाँ जो टोटल एनर्जी है पार्टिकल की, वो दोनों ही रूप धारण करेगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में थोड़ा बहुत और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में थोड़ा बहुत, दोनों एनर्जीज प्रेजेंट होंगी। तो अब जब आपको काइनेटिक एनर्जी एट पी और काइनेटिक एनर्जी एट बी की बात करते हो, तो आपको पता है कि एट बी टोटल एनर्जी जो है पूरी की पूरी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, काइनेटिक एनर्जी एट बी जो है हमारी, वो काइनेटिक एनर्जी एट पी के मुकाबले में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी है, वो जो है कुछ पार्ट जो है उसका टोटल एनर्जी का, वो थोड़ा पार्ट काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंट है, और जो थोड़ा वाला पार्ट जो है टोटल एनर्जी का, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, सो यहाँ पर टोटल एनर्जी जो है वो थोड़ा डिवाइडेड है, थोड़ा पार्ट इसे और थोड़ा पार्ट इसे। तो आप ये कह सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी है, वो ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी से। ओके, तो ये जो हमारा ऑप्शन ए है, काइनेटिक एनर्जी एट पी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी, वो गलत है। कमिंग टू ऑप्शन बी, ओके, हाइट। और जब आप हाइट को ऑब्जर्व करोगे, आप यहाँ पे डायग्राम में ही देख सकते हो कि जो पार्टिकल पी है, उसका जो हाइट है पार्टिकल ए, मतलब ये जो पॉइंट पी है, जो पॉइंट का हाइट है पीक पॉइंट का, वो पॉइंट ए के मुकाबले में कम है। मतलब पॉइंट ए की जो हाइट है, वो पॉइंट पी से ज्यादा है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कह सकते हो कि हाइट ऑफ द पार्टिकल, height of the point A, okay, is greater than height of the point B, P। तो आप ये डायरेक्टली कह सकते हो। सो हमारा जो ऑप्शन बी है, दोनों हाइट्स ऑफ द पॉइंट ए एंड पी दोनों भी इक्वल है, वो गलत है। कमिंग टू ऑप्शन डी क्या कहता है कि टाइम ऑफ ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टाइम ऑफ ट्रैवल फ्रॉम बी टू पी। तो जब यहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पार्टिकल है यहाँ से ए टू बी जब ट्रैवल करेगा, उसका जो ए टू बी जो पाथ होगा, वो बी टू पी के पाथ के मुकाबले में बड़ा होगा। मतलब जो बी टू पी पाथ है हमारा, वो जो है हमारा बी टू पी पाथ ए टू बी के मुकाबले में छोटा है। सो हमारा ए टू बी पाथ जो है बड़ा होगा बी टू पी पाथ के मुकाबले में। सो यहाँ पर जो पाथ है ए बी, वो ज्यादा बड़ा होने के कारण यहाँ पर जो है पार्टिकल ज्यादा टाइम ट्रैवल करेगा, ए टू बी ज्यादा टाइम लगाएगा ए टू बी ट्रैवल करने के लिए। जबकि पार्टिकल बी टू पी या जो पार्टिकल का जो टाइम होगा टेकन टू क्रॉस द बी टू पी, वो जो है कम होगा। तो time of travel, okay, time of travel from A to B is greater than that of time of travel from B to P। तो हमारा जो इक्वल है पॉइंट ऑप्शन डी, वो गलत है।